हेलो देयर वेलकम बैक टू माय चैनल मेकिंग मिनरल्स। और मैं आपको बनाने हूँ बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वन शॉट होगा आपका। और जो मैं आपके सामने पढ़ाती जाऊँ, जो अंडरलाइन करती जाऊँ जिस लाइन को, उस लाइन को आपको अंडरलाइन करना है। अपने सामने अपनी ओपन करके रखो एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी अपनी ओपन कर लेनी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी। ओके, 12th क्लास की एनसीईआरटी ओपन करने के बाद में आप क्या करोगे, उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट एक पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट 12th की एनसीईआरटी का, और एक होता है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आपको सेकंड पार्ट ओपन करना है। और ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बन सकते हैं। इवन आप समझ सकते हो 5 से 6 क्वेश्चंस आपके आराम से बन जाएंगे इस चैप्टर में से, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मतलब अब केमिस्ट्री भी आपकी जो दिन होता है, एवरी दिन होता है, उसमें केमिस्ट्री कैसे पार्टिसिपेट कर रही है उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करती जाऊँ वैसे वैसे आप भी अंडरलाइन करते जाना। तो देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और आप बताना मुझे एंड में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे एंड में बताना कि मैम ये अच्छी है। आप और भी लाइए, अगर बहुत सारी कमेंट्स होंगी नीचे, कमेंट जो कमेंट बॉक्स है उसमें, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, देखिए चलिए, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे एक देखेंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर ले रही हूँ आपके लिए जिससे आपको इजीली दिख जाए। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे। देखिए ये चीज़ कि इम्पोर्टेंट, यहाँ से इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरियाज chemistry in 3 application of chemistry in 3 important and interesting areas, namely medicine, food materials and cleansing agents में ये मेनली 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ में वर्क करती है केमिस्ट्री हमारी एवरीडे लाइफ में। जैसे मेडिसिन में आपको बताइए केमिस्ट्री मस्ट है केमिस्ट्री, और फूड मटेरियल में भी मस्ट है, जैसे कलरिंग वगैरह करते हैं फूड में उसमें। और क्लिनजिंग एजेंट्स में जैसे सोप हो गए आपके, और सोप भी कई टाइप के होते हैं, डिटर्जेंट हो गया आपका, तो उसमें ये क्लिनजिंग एजेंट्स में भी काम करते हैं, मेनली 3 पार्ट्स में इसमें। तो देखिए अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे दवाइयों पे। सबसे पहले मेडिसिन आएंगी आपकी। तो मेडिसिन क्या है, ड्रग्स आर केमिकली ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास होता है उनका। तो आप जो जो मैं पढ़ती जा रही हूँ उसे अंडरलाइन करते जाना कि ड्रग्स का क्या होता है, केमिकली लो मॉलिकुलर मास होता है, ये भी याद रखना है आपको। और कितना होता है, 100 to 500 म्यू। दीज इंटरेक्ट विथ मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। तो ये इंटरेक्ट किससे करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट्स, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल और एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल। तो माइक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जो बड़ी बड़ी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े एटम्स समझ लो आप। तो मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं उन्हें डायरेक्ट करता है एंड प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। ओके, तो ये आपको अंडरलाइन करनी है अपनी एनसीईआरटी बुक, आपने ओपन करके रखो। अब आपको क्या करना है, वहन द बायोलॉजिस्ट, जो आपके बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज होते हैं इज थेरेपेटिक एंड यूज दीज आर केमिकल्स कॉल्ड मेडिसिन। जब हम इन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, थेरेपेटिक रूप से यूज़ करते हैं, तो केमिकल्स को, इन केमिकल्स को हम क्या कहने लगते हैं, मेडिसिन कहने लगते हैं। एंड आर यूज डायग्नोसिस किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, और प्रिवेंशन के लिए, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए हम फिर इन्हें यूज़ करने लगते हैं, तो इन्हें मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, इट टेकन ए डोज हायर देन दोज रिकमेंडेशन। अगर आप इनको ना ज़्यादा अमाउंट में ले, जैसे आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको सिरप आपको दिन में 2 बार पीना है 10 ml का, और आप क्या कर रहे हो, पूरी आधी बोतल एक ही दिन में पिए जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं डोज इज हायर देन दे आर रिकमेंडेड। अगर आपको जितना रिकमेंड किया है उससे ज़्यादा ले रहे हो आप, तो ड्रग्स क्या हो जाते हैं आपके, मेडिसिन आप पोटेंशियली पॉइजनस हो जाती है वो। फिर वो चीज़ क्या होगी आपके लिए, वो ड्रग नहीं रहेगा, मतलब आपको वो मेडिसिन के लिए काम नहीं करेगा, फिर वो पॉइजनस हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड थेरेपेटिक इफेक्ट। अगर हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कीमोथेरेपी क्या है ये भी आपको याद रखना है। इनसे क्वेश्चंस आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के होते हैं उसमें से क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, कि कीमोथेरेपी क्या होती है। तो कीमोथेरेपी वो होती है यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट, तो उसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में आपकी 4 टाइप के ड्रग्स हैं जो हमें क्लासीफाई करनी है। फर्स्ट नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेटोकोलॉजिकल इफेक्ट। जो फार्मोकोलॉजिकल जो इफेक्ट होते हैं उनमें कैसे हम यूज़ करते हैं, तो ये देखिए कैसे यूज़ किए जाते हैं, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप देख लेना आराम से। ठीक है, तो ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, आप एनाल्जेसिक से यहाँ से लेके ये पेन किलिंग होते हैं, इफेक्ट होते हैं, एंटीसेप्टिक्स के लिए होती है, और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक लेते हैं। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन करते जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तो ड्रग एक्शन कैसे करता है, तो एक्शन ऐसे करता है, देखिए एंटी हिस्टामिन इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामिन विच कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। तो जो एंटी हिस्टामिन होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, वो इनहिबिट करती हैं एक्शंस को, किसकी एक्शंस को, अगर हमारी जो, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, हिस्टामिन है। ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बन जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है बॉडी में, तो सारे जो
एंटी हिस्टामिन होते हैं वो हम यूज़ करते हैं उसके इनहिबिशन के लिए, मतलब कम करने के लिए। सूजन आ जाती है बॉडी पे, कभी कभी देखा होगा आपने। अगर आई होप कि आपने देखा हो ये कि जैसे ना कभी कभी क्या होता है कि पिथी उजर आती है, जैसे आपको पता हो पिथी, पिथी बोलते हैं आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि पिथी बोलते हैं, पिथी या पिथी बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। गांव की क्षेत्र में आप जाओगी तो पिथी बोलते हैं। मतलब होता क्या है बेसिकली कि स्वेलिंग आ जाती है आपकी बॉडी में, जगह जगह पे, जगह जगह पे स्वेल हो जाता है आपकी बॉडी और रेड रेड हो जाती है, ठीक है। तो उसे पिथी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एंटी आपका जो हिस्टामिन होता है ना वो ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है बॉडी में और वो स्वेल कर देता है जगह जगह पे बॉडी को। तो उसमें क्या उसके क्या बोलते हैं उसके क्या बोल सकते हो आप कि उसकी दवा के लिए आप एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, स्टेरॉयडल इंजेक्शन भी दिए जाते हैं अगर ज़्यादा सीवियर केस होता है तो उसमें एंटीहिस्टामिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये एक्शन है उसकी। और नेक्स्ट थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, देखिए कि इसमें क्या करना है आपको कि सल्फोअमाइड, देखिए सल्फोअमाइड एग्जाम्पल्स हैं कुछ, सल्फोअमाइड एंड हैव कॉमन स्ट्रक्चर फीचर गिवन बिलो। तो ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं बेस्ड ऑन द, तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज इसमें होती हैं। जो एग्जांपल है सल्फोएमाइड, तो ये क्या करता है, ये ऐसे ही ड्रग की तरह, एज अ ड्रग की तरह वो काम करता है, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर होगा, कैसे होगा देखो यहाँ पे NH है और S11O है और बाकी NH2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन बोल रही हूँ, क्वेश्चन बोलते रहते हैं तो क्वेश्चन ही आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है आपका इसमें ही कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट। अब मॉलिकुलर टारगेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि जो ये जो ड्रग हैं, जो दवाइयाँ हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल पे काम करती हैं, तब आप ना एक डिजीज़ को डायग्नोस कर पाते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ड्रग्स यूजली इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो किस पे ये काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ में बेटा, कार्बोहाइड्रेट के साथ में, लिपिड के साथ में और प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के साथ में ये इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स, और इसे इसीलिए उन्हें बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं इन्हें, टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही याद करना है आपको कि जो मॉलिकुलर होते हैं वो टारगेट कौन से होते हैं, तो होते हैं आपके किस किस पे ये ड्रग इंटरेक्ट करते हैं, किसके साथ में, बायोमोलिक्यूल्स के साथ में। और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए हम इन्हें टारगेट मॉलिक्यूल बोलते हैं और ड्रग टारगेट बोलते हैं, ओके। अब देखेंगे हम ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन, कि ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन होता क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आप ना इसमें पढ़ोगे कि एंजाइम के बारे में, ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट ऑन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स। अब देखिए एंजाइम्स क्या बोलते हैं, एंजाइम्स उन्हें बोलते हैं जो प्रोटीन क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के साथ परफॉर्म करती हैं, और उन्हीं को हम बोल देते हैं एंजाइम, ठीक है। दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब वो क्रूशियल कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं बॉडी में, उन पे वो काम करती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब आप समझ लो कि जैसे कोई एक चाबी है एक ताला है, तो उसकी चाबी जो हो जाएगी वो क्या आएगी, एंजाइम, और जो ताला है वो रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। कैरीज प्रोटीन्स कैरी पोलर मॉलिक्यूल। अब कैरियर क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स कैरी पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो मैं आपको अंडरलाइन तो करना ही भूल गई, सॉरी बेटा। देखिए मैक्रोमोलिक्यूल वैल्यूज के लिए रेस्पॉन्स क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक कर लेना फॉर बॉडी। प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, तो यहाँ से प्रोटीन विच, ठीक है, इसे एंजाइम बोल देते हैं। देन क्रूशियल आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ बॉडी रिसेप्टर कहला देता है। फिर उसके बाद में आपका है कि जो आपका कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, कैरी पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब जो कैरियर होती हैं आप आगे पढ़ोगे, जो आपके एनिमल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो पोलर मिल्क की तरह अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन निकल जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड हैव कोड। अब देखो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, कोड उनके पास में कोड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फॉर द सेल के लिए। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। इससे स्ट्रक्चरल पार्ट बनता है सेल मेम्ब्रेन का। वी शैल एक्सप्लेन द ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन विद एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे हम कि आपके जो ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन कैसे होता है। तो कैटालिटिक ऑफ एंजाइम्स, तो कैटालिटिक के जो एंजाइम है, एक्शन है, वो कैसे होती है। तो एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट कैसे यूज़ करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स सबसे फर्स्ट नंबर है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपके जो एंजाइम होते हैं, अब देखो जैसे पहले क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। पहले क्या हुआ, पहले
यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे देखिए आप ये वाला स्ट्रक्चर। तो पहले यहाँ पे जाके ये क्या है, पार्क है एक, ठीक है। पार्क में ये चेयर रखी हुई है, ये एक चेयर समझ लो आप, चेयर, ठीक है। ये चेयर रखी हुई है। तो अब क्या कर रहे हो आप, इजीली यहाँ पे जाके बैठ पा रहे हो, ठीक है। ये एंजाइम है आपका और आप क्या हो, एक सबस्ट्रेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्टिव साइट है इसकी, ये वाली चीज़ है जो एक्टिव साइट है, मतलब कुर्सी पे आपको बैठना है। तो आप क्या करोगे, आप दोनों जाओगे इजीली, पार्क में कुर्सी पड़ी हुई है, कोई नहीं है वहाँ पे पार्क में, आराम से आप बैठ जाओगे। तो वहाँ पे एक्टिव साइट है, वहाँ पे आप इजीली बैठ सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका फॉर्म हो गया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. Active sites of enzymes hold the substrate molecule in a suitable position so that it can be attracted to be a reagent effectively. Substrate bind to the active site of enzyme through a variety of interactions such as ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waals interaction और dipole-dipole interaction. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला पूरा पैरा आप पढ़ लेना। देखिए ये वाला पूरा पैरा, कौन सा पैरा है, दिस वन। ये वाला आप पूरा पैरा पढ़ेंगे तो इसमें कौन सी इंट्रैक्शन होती है, जस्ट मिनट बेटा। ये वाला पूरा पैरा आप क्या करेंगे, रीड करेंगे इसको, ठीक है। पूरा पैरा, सॉरी आप देख लो अच्छे से, ठीक है। तो इस वाले पूरे ऊपर वाले पैरे को आप क्या करना है, आपको पढ़ना है इस वाले पैरा को, ठीक है। क्या कह रहा है वो, कि तो ये जो मैंने कहा है वही कह रहा है कि इसमें सबसे पहले अब मैं केमिकल, आपकी केमिस्ट्री भाषा में बोल दूँ कि इंट्रैक्शन होता है सच एज आयोनिक बॉन्डिंग, उनका इंट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप कुर्सी पे बैठना चाहते हो तो आप दोनों बैठोगे प्यार से, बड़े प्यार से बैठोगे दोनों लोग, है ना। फिर उनको हम केमिकल भाषा में क्या बोल रहे हैं, आयोनिक बॉन्डिंग होती है, सच एज उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वन डर वाल्स इंट्रैक्शन होता है और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। सेकंड में जो आपका बोला है, तो यहाँ पे क्या है, आप बैठ गए आराम से, इजीली बैठ गए, क्यों, एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे आप इजीली बैठ गए और मजे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो आप सेकंड वाला ऑप्शन बोल रहे हैं, द सेकंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट वी अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेकंड फंक्शन में क्या होता है, एंजाइम प्रोवाइड करता है फंक्शनल ग्रुप को दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट पे करता है, अटैक करता है, कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस, और कैरी आउट मतलब होने लगती है। एक्टिव साइट पे जब बैठ जाएगा सबस्ट्रेट तो क्या करेगा, वो जो फंक्शन हम जो रिएक्शन करवाना चाह रहे थे वो रिएक्शन होने लगी, मतलब हमें करना था, प्यार मोहब्बत करने की बातें करनी थी तो वो होने लगी है ना। वैसे तो हो नहीं पा रही थी, वैसे क्या हम दूर दूर थे। अब हमने क्या किया, डिसाइड किया कि एक पार्क ढूंढते हैं और उसमें भी एक स्पेसिफिक चेयर ढूंढते हैं जिसमें हम दोनों लोग बैठ सकें और जो अपने मन की बातें हैं वो कर सकें, ठीक है। तो वही इसमें हो रहा है, ओके। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन। अब ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन क्या बोल रहा है आपसे, कि इसमें क्या है, आपको ड्रग क्या करता है, देखिए यहाँ पे, कि ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन एक्टिविटीज़ ऑफ द एंजाइम। आप देखो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है, ड्रग क्या करता है, इनहिबिट करता है। ड्रग इन इट मीन्स आप समझ लो जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं उनको रोकना है। अब क्या है, जैसे जैसे आप लोग बड़े मज़े से मिल रहे थे, अब क्या आपके फादर को या फिर आपके फादर को नहीं भाया कि मिल कैसे रहे दोनों, इनको तो मुझे अलग करना पड़ेगा, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या फिर आपका दोस्त है, आपका दोस्त क्या है, प्यार में डाल रहा है आपकी कि यार तुम ये दोनों लोग हैं और वो भी प्यार करता है आपके प्यार से, ठीक है। तो अब क्या है अब वो क्या है, अंदर वो क्या है, मतलब आप में मिसकंसेप्शन, यहाँ पर आपको कैसी अलग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, वही दवा काम करेगी, वही ड्रग काम करेगा। जैसे कि अगर ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन कैसे होता है, कि जैसे कि अब आप इजीली दवा कोई ले रहे हो, वो आप पे काम कर रही है, एक्टिव आपकी जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो पा रही हैं, लेकिन अब ड्रग क्या करेगा, उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ड्रग्स इनहिबिट का मतलब कम करना, एनी ऑफ द अबव मेंशन एक्टिविटीज़ ऑफ द एंजाइम, जो अबव मेंशन एक्टिविटीज़ हो रही थी एंजाइम के थ्रू, तो उसको इनहिबिट करेगा। दीज कैन ब्लॉक द जो बाइंडिंग साइट होती है उन्हें ब्लॉक कर सकता है ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। अब क्या करेगा ये, कि उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, मतलब उस कुर्सी पे जाके खुद जाके बैठ जाएगा, ठीक है। जिस पे आप दोनों बैठ रहे थे उस पे जाके अब वो खुद बैठ जाएगा, आपका दोस्त, ठीक है। तो वो बैठ जाएगा तो वो क्या करेगा, तो प्रिवेंट कर देगा वो सबस्ट्रेट को एंड इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इसको भी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको भी वो इनहिबिट कर देगा। सच ड्रग्स आर एंजाइमेटिक इनहिबिटर। तो ये क्या होती हैं, एंजाइम इनहिबिटर, इनको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। मतलब जो तो दोस्त है ना उसको हम एंजाइम इनहिबिटर बोल रहे हैं, कि वो रिएक्शन जो हो रही थी, हम प्यारी प्यारी बातें कर पा रहे थे, ठीक है, तो उनको वो रोक रहा है, उनको दरार डाल रहा है उसमें, तो इसी इनहिबिटर बोलते हैं कि इनहिबिट कर रहा है वो, मतलब दरार डाल रहा है उसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ड्रग इनहिबिट द अट्रैक्शन ऑफ सबस्ट्रेट, अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम टू डिफरेंट वेज। अब क्या करेगा, ड्रग आपका जो दोस्त है आपका, दो तरीके से आपको अलग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। पहले क्या करेगा, कुर्सी पे खुद जाके बैठ जाएगा जिससे कि आप ना बैठ पाओ। मतलब पहले क्या था, आप पार्क में जा रहे थे और उस कुर्सी पे जाके आप दोनों बैठ जा रहे थे, ठीक है।
तो आपके दोस्त को ये नहीं भाया तो दोस्त क्या करेगा, बोलेगा कि यार मुझे कैसे भी करके इन दोनों को अलग करना है, ठीक है। तो क्या करेगा, अब जब से जैसे आप चाह रहे हो, आपने टाइम दिया है कि मेरा 7 बजे का टाइम है, तू भी आ जाइयो मैं भी आ जाऊँगा, ठीक है। तो वो भी आ जाते हैं, तुम भी आ जाते हो, तो दोनों लोग बैठ जाते हो 7 बजे। अब आपका दोस्त है वो क्या कर रहा है, वो 6 बजे ही आके बैठ जा रहा है वहाँ पे पार्क में जाके कि यार मैं 6 बजे जाके आऊँगा। अब देखो कैसे बैठते हैं दोनों, ठीक है। और आपके पास में और कहीं जैसे और कोई चीज़ है तो वो है, तो वहाँ पे बैठ जाएगा वो। अब बैठ जाएगा, क्या करेगा, बैठ जाएगा, कुर्सी तो खाली नहीं रही, अब कुर्सी नहीं खाली रही तो क्या होगा, अब कुर्सी नहीं खाली रही तो वो बैठा रहेगा ऐसे ही एज इट इज़, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव इन्वेटर, ठीक है, कि वो कॉम्पीट कर रहा है आपके साथ में, मतलब आप 7 बजे जा रहे थे वो 6 बजे जाने लगा, ठीक है। तो ड्रग्स कम्पीट विद द न्यूट्रल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, मतलब एक्टिव साइड पे मतलब कुर्सी पे वो बैठ गया जाके। सच ड्रग्स को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर बोलते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका मेथड है, नेक्स्ट क्या है, आप क्या करोगे, अब आप दूसरा मेथड सोचोगे यार कि ये ऐसे नहीं बैठने दे रहा, तो दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके और कहीं जाके देखते हैं, ठीक है, और कहीं जाके देखते हैं, ऐसे बोल रहा है। अब आप इस टाइप से, अब क्या किया, आपके जो फादर हैं, आपके फादर आए तो उन्होंने कहा, फादर नहीं सॉरी, आप दोनों हो, तो आपका जो दोस्त है उसने क्या किया, उसने क्या किया मतलब आपकी जो एक्टिव साइड थी उधर नहीं जुड़ा, वो कहीं अनदर साइड जुड़ गया, जैसे कुर्सी को तुड़वा दो, मतलब उसके दोस्त ने सोचा, आपके दोस्त ने सोचा सॉरी, आपके दोस्त ने सोचा कि कुर्सी को तोड़वा दो या फिर हटवा दो, वहाँ से पार्क से हटवा दो या फिर कुर्सी को तोड़वा दो, ऐसे दूसरी साइड से करना है। तो दूसरा दूसरा मेथड उसने यूज़ किया ये। तो दूसरे मेथड में क्या कर रहा है, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइड। अब जो दोस्त है आपका वो आपकी कुर्सी पे नहीं बैठ रहा, उसे आपकी कुर्सी में बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने दूसरा मेथड लगाया, लेकिन आप फिर भी मिल रहे हो, ठीक है। तो आपने दूसरा मेथड लगाया, उसने कहा अब मैं क्या करूँगा कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा ही नहीं, साली कुर्सी को तोड़वा दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या करता है, वो कुर्सी को तोड़वा देता है, कुर्सी को तोड़वा देगा, हटवा देगा, जो भी करेगा वो इसका मन होगा, जो भी करेगा वो करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, वो एक्टिव साइड पे ना बैठ पा रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, दीज बाइंड दीज बाइंड टू डिफरेंट साइड ऑफ एंजाइम। अब उसने क्या किया कि वो दूसरे साइड में एंजाइम की दूसरी साइड पे बैठ गया जाके, और उस साइड को हम क्या बोलने लगते हैं बेटा, फिर उसके बाद में एलोस्ट्रिक साइड, ठीक है, एलोस्ट्रिक साइड बोलने लगते हैं, ठीक है। दिस बाइंड ऑफ इनिवेटर एट एलोस्ट्रिक साइड चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइड। अब क्या कर रहा है वो, जब दूसरी साइड से देखो यहाँ पे दिखने लगा ना, यहाँ पे देखिए ये है इनिवेटर आपका, और यहाँ पे दूसरी साइड पे ये बैठ गया है इधर, ठीक है। तो आपका देखो शेप यहाँ पे कैसा था और यहाँ पे कैसा शेप हो गया, आप देखिए खुद, तो वो शेप चेंज हो गई उसकी, ठीक है। तो ये दो मेथड है आपके कि वो इंट्रैक्शन कैसा होता है, एंजाइम इंट्रैक्शन और ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये सारी जो हैं इतना आप पढ़ लेना ऊपर ऊपर का, ठीक है। अब देखिए अब पढ़ेंगे आप रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। तो रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट क्या है ये भी आप देख लो। तो इसमें क्या है, हम एनिमल सेल को लेंगे, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी ऑफ दीज एम्बेडेड मेम्ब्रेन, मेजॉरिटी ऑफ दीज एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन सेल, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें, तो इसमें प्रोटीन होती हैं, दैट क्रूशियल बॉडी कम्युनिकेशन उनमें होता है प्रोसेस। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या है बेटा, प्रोटीन्स हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर्स प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इन सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट पोजिशन एक्टिव साइड प्रोजेक्ट्स ऑफ द surface ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड ओपन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है बेटा, अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो एक्टिव साइड थी वो वाली साइड वाइड नहीं है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले आपकी ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की, देखो एनिमल सेल है, स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। तो ये रिसेप्टर क्या कर रहा है, रिसेप्टर प्रोटीन देखो ये लिखा हुआ है, तो ये रिसेप्टर क्या कर रहा है, उनमें जाके बैठ जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पैर बाहर निकाल लिया, जैसे आप ये समझ लो कि इंटीरियर सेल है, ये इसके पैर हो गए, ये इसका मुंह हो गया, मतलब यहाँ पे जगह है रिसेप्टर को बैठने की, यहाँ पे जगह है, ठीक है। बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर देखो ये लिखा हुआ है, ओके। आउटर सर्फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपको पता ही है, और इनर सर्फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली कि ये आपकी इस साइड पे आके बैठेगा, यहाँ पे रिसेप्टर बैठेगा आगे। अब देखिए आगे देखिए क्या करेगा ये, तो यहाँ पे क्या किया इसने कि बाइंडिंग साइड पे ये बैठ गया, केमिकल मैसेंजर है, बाइंडिंग साइड पे बैठ गया। बैठने के बाद में क्या हुआ, आपका उसका शेप चेंज हुआ, और जो मैसेज देना था, जो मैसेज देना था माइंड को, आपकी सेल्स को, कि आपका हाथ जल गया है, तो वो क्विकली रेस्पॉन्स दिया, जैसे वाईफाई का ये बना हुआ वाईफाई का साइन, ठीक है। तो क्विकली उसने रेस्पॉन्स दिया, देन फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था, देखो यहाँ पे पहले था
अब वैसे ही फिर दोबारा से शेप हो गया, मतलब उसका कुछ स्मॉल टाइप का एक रेस्पॉन्स होता है कि क्विक रेस्पॉन्स दो और फिर नॉर्मल अपना शेप में आ जाओ। तो ये है, देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ है आप यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो। क्या अंडरलाइन करना है आपको? बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब टू न्यूरॉन्स को मैसेज करती है बिटवीन टू न्यूरॉन्स टू मसल्स को। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो मसल्स को वो करते हैं, क्या करते हैं, मैसेज करते हैं। कम्युनिकेटेड होते हैं थ्रू सर्टेन केमिकल्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। दीज केमिकल्स नोन एज केमिकल मैसेंजर। और ये केमिकल क्या कहलाते हैं बेटा, आपके केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। ठीक है, आर रिसीव एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। और वो कहाँ से रिसीव होते हैं? बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन से वो रिसीव होते हैं। ठीक है, तो इसी बोलते हैं टू कॉम्बिनेंट मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस, दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू सेल, दस केमिकल मैसेंजर गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग ऑफ द सेल। अब ये क्या कर रहा है, ये मैसेज आपको दे रहा है। ठीक है, केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज पूरा जा रहा है आपका, लेकिन वो विदाउट एंटरिंग द सेल, मतलब वो सेल में एंटर नहीं कर रहा था। उसमें क्या, सेल में कुर्सी पे बैठे जा रहे थे आप। ठीक है, इसमें ये विदाउट एंटरिंग सेल में ये अपने आप ही मैसेज, जो भी आपको मैसेज पहुंचाना था उसे, वो पहुंचा दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये समझ में आ गया होगा आपका इजीली। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे ड्रग, यहाँ पे ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर, पूरा पढ़िए, यहाँ पे पूरा ही आप वो कर लो, मतलब लाइन कर लो, या फिर मैं स्पेसिफिक बता दे रही हूँ। ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर इनहिबिट टू द देयर इट्स फंक्शन। अब क्या कर रहे हैं, ड्रग क्या कर रहे हैं, बाइंड करते हैं रिसेप्टर को, बंद कर लेते हैं, मतलब बाइंड कर लेते हैं साइड के रिसेप्टर की साइड को, और इनहिबिट करते हैं इट के नेचुरल फंक्शन को। इस कॉल्ड एंटागोनिस्ट। इसके नेचुरल जो फंक्शन है उसको अगर इनहिबिट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब एगोनिस्टिक क्या होता है, एगोनिस्टिक क्या होता है, दूसरा टर्म एगोनिस्टिक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये क्या करता है, दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग द मैसेज रिक्वायर्ड। जब ब्लॉक करना चाह रहे हो आपके मैसेज को, तो ये रिक्वायर्ड होती है कौन सी प्रोसेस, एंटागोनिस्ट। ठीक है, फिर ये देयर आर अदर टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं आपके पास में, अदर टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं दैट मिमिक करते हैं किसको, नेचुरल आपकी जो मैसेंजर है उसको मिमिक करते हैं बाई स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। स्विचिंग का मतलब होता है अदला बदली। ठीक है, रिसेप्टर को, दीज आर कॉल्ड एगोनिस्टिक। These are useful when refer a lack of natural chemical messenger। ये क्या होते हैं बेटा, जब आपके पास में कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे आपका दोस्त है चला गया दूर कहीं, ठीक है, और उसका दोस्त रह गया है, मतलब आपका दोस्त, मैं समझ लिया, आप ऐसे समझ लीजिए, आप कहीं दूर चले गए हो, आपका दोस्त यहीं रह गया है और आपकी जो वो है वो भी यहीं रह गई है। ठीक है, तो आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, जो आपको महसूस कराएगा कि ना कि तुम ही हो, मतलब वो तुम ही हो, मतलब दोस्त ऐसा महसूस कराएगा आपकी वाली को कि यार कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, जल्दी आ जाएगा वो, डोंट वरी प्लीज़, तुम इतना इतना मतलब इतना चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, वो आपके नेचुरल केमिकल जो मैसेंजर है उसकी तरह काम कर रहा है उस टाइम पे उसके लिए। ठीक है, ऐसे तो समझ होगा, मुझे पता है अब देखो, जो थेराप्यूटिक एक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, ये समझेंगे हम। ठीक है, तो एंट एसिड्स क्या होते हैं, एंट एसिड्स आपके होते हैं एंटा एसिड, या फिर एंट एसिड बोलो आप, एंट एसिड चाहिए। एंट एसिड क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे देख लीजिए आप कि एंट एसिड सच एज सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्स्ड एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं आपके, ये आपको ट्रीट करते हैं कैसे, देखो, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक। क्या होता है, सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो रहा था किसमें, स्टमक में, कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। अब वो क्या करता है, कॉज करता है इरिटेशन ऑफ पेन, पेट में, आपको पता ही है ओवर प्रोडक्शन होता है अगर एसिड का, जैसे आप बोलते हैं एसिडिटी हो गई है पेट में, तो क्या होता है, इरिटेशन भी होती है और पेन भी होता है। इन सीवियर केसेस क्या करता है, अल्सर, अगर इन सीवियर केसेस के हो जाता है, ये अल्सर भी हो सकता है आपको, आर डेवलप्ड इन द स्टमक, अल्सर डेवलप हो जाता है स्टमक में। अंटिल जो 1970 था, ओनली ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी, जो 1970 में ओनली ट्रीटमेंट था एसिडिटी का, क्या कि वो एंट एसिड देते थे। क्या, सच एज, देखो एंट एसिड कौन कौन से, ये याद रखना, हाईलाइट कर लेना, कि आपके सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्स्ड एल्यूमिनियम था, और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था। हाउएवर एक्सेसिव जो हाइड्रोकार्बोनेट देने पर कैन मेक अ एल्कलाइन और ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड। अब देखो, एक्सेसिव जो हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रहे थे, जब हम एक्सेसिव, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, हमने ट्रीटमेंट किया, ठीक है, एसिडिटी का ट्रीटमेंट किया, लेकिन अब जब हमने एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया तो हुआ क्या बेटा, ये क्या करने लगा,
कैन मेक स्टमक एल्कलाइन, एल्कलाइन एंड ट्रिगर। अभी क्या कर रहा है, आपकी जो स्टमक है उसको एल्कलाइन तो उसने बना दिया, और उसके बाद में क्या किया, ये मोर प्रोडक्शन ऑफ एसिड के लिए ट्रिगर कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं था मेथड उसके लिए, मतलब ये वाली जो हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रहे थे वो अच्छी नहीं थी प्रिपेट के लिए, क्योंकि एक्सेसिव दे रहे थे, तो दोबारा से एसिड और ज़्यादा बन रहा था, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड कुछ होते हैं आज बेटर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्युबल। अब देखो उसके जगह पे क्या आ गया, आपके मेटल हाइड्रोक्साइड आ गए, जो क्या कर रहे थे, बेटर अल्टरनेटिव थे बिकॉज बीइंग इनसॉल्युबल थे ये, ठीक है। दीज डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी। तो ये क्या कर रहा था, डू नॉट इंक्रीज पीएच अबव न्यूट्रलिटी, ठीक है। दीज ट्रीटमेंट्स कंट्रोल ओनली सिम्टम्स। ये क्या कर रहे थे, ओनली ट्रीटमेंट को ये क्या कर रहे थे, कंट्रोल करते थे, लेकिन नॉट द कॉज। कॉज मतलब किस वजह से हो रहा है उस पर काम नहीं करते थे, ये सिर्फ जो सिम्टम थे उस पर काम कर रहे थे। जैसे आपको एसिडिटी हो रही है तो आपने खा लिया तो सही हो गई, लेकिन जो कॉज था किस वजह से हो रही है उस पर काम नहीं कर रहे थे ये, ठीक है। Therefore, with these metal salts, the patient cannot be treated easily। अब ये सॉल्ट जो ले रहा था उससे पेशेंट अच्छे से ट्रीट नहीं हो पा रहा था। एट एडवांस्ड स्टेज क्या होगा, अल्सर बिकम लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट्स ओनली ट्रीटमेंट इट रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्टमक। अगर देखो, अगर अल्सर आपके बन जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, तो आप क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और ऑपरेशन में भी क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूवल करना पड़ेगा उस पार्ट को, जो अफेक्टेड पार्ट है स्टमक का, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब मुश्किलें आ रही थी इस चीज़ से। अब देखो मेजर ब्रेक थ्रू हो रहा था इन द ट्रीटमेंट ऑफ थर्पे एसिडिक हाइपर एसिडिटी, सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिक केम थ्रू आर डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू विच ऑफ केमिकल हिस्टामिन, ठीक है। स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेम्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है इन द स्टमक। द ड्रग आपका जो है, देखो ये कुछ ड्रग्स हैं आपको याद रखने हैं। जैसे ड्रग था, क्या था, सिमिडीन और टेगमेट और was designed to prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall। अब ये क्या करते हैं, हिस्टामिन से इंटरेक्ट कर रहे थे और स्टमक वॉल पे रिसेप्टर की तरफ प्रेजेंट थे। दिस रिजल्टेड टू रिलीज अ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। अब ये क्या कर रहे थे, रिजल्ट दे रहे थे आपको लेसर अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब जितना एक्सेसिव हो रहा था उससे कम दे रहा था, उससे कम कर रहा था उस एसिड को, ठीक है, पेट में। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्रग वॉज सो मच दैट इट रिकमेंडेड लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग। अब ये क्या था, लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग था इन द वर्ल्ड अंटिल अंडर अनदर ड्रग से ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग था इन द वर्ल्ड में। कौन से दो ड्रग थे आपके, एक था रेनेटिडिन और जेंटेक। रेनेटिडिन और जेंटेक आपको याद रखनी है, ये आपकी एंटासिड में आते हैं। दो और आते हैं, सिमिटिडीन, ये वाले सिमिटिडीन और टेगमेंट, और दूसरा आता है आपके रेनेटिडिन और जेंटेक, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ओके। देन आप देखो यहाँ पे हिस्टामिन, आप यहाँ पे देखोगे एंटी हिस्टामिन, देखिए यहाँ पे एंटी हिस्टामिन्स क्या हैं, वो एंट एसिड से अब एंटी हिस्टामिन पढ़ेंगे। तो एंटी हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन इज अ पोटेंट बेसोडाइलेटर्स, मतलब एंटी हिस्टामिन क्या है, पोटेंट बेसोडाइलेटर। बेसोडाइलेटर का मतलब होता है कि नसों को वो बड़ा कर देता है, डायलेटर मतलब डायमीटर में बड़ा कर देता है, ठीक है। तो हिस्टामिन इज अ पोटेंट बेसोडाइलेटर। इट वॉज वेरियस फंक्शंस होते हैं इसके। इट कॉन्टेक्ट द स्मूथ मसल इन द ब्रोंकाई। अब ये किसके साथ में कॉन्टेक्ट करता है, कॉन्टेक्ट विद द स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई वो होते हैं जिस लंग्स में आप जाओगे तो लंग्स में जब ट्रेकिया होता है, ये आपका समझ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे जाके एल्वेलाई होती हैं, फिर उसके बाद में ट्रेकिया वगैरह होती हैं, ब्रोंकाई होती हैं, छोटी छोटी, ठीक है, तो समझ सकते हो। एंड गट मतलब पेट आपका होता है। एंड रिलैक्सेस अदर मसल्स को रिलैक्स करता है, सच एज दोज इन द वॉल्स ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स, ठीक है। हिस्टामिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेसल कॉन्जेक्शन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ द पॉलन से भी हमें रिलैक्स देता था। तो सिंथेटिक जो ड्रग्स थे वो कौन कौन से थे आपके, देखिए फर्स्ट है आपका जो डिमिडेप और सेकेंड है सेल्डेन। ये आपके दो ड्रग्स थे जो सिंथेटिक ड्रग्स थे, आप याद रखना कौन से ड्रग्स थे बेटा, सिंथेटिक ड्रग्स थे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका डिमिडेप और सेकेंड है आपका सेल्डेनिन, और ब्रोमेफिरानिन और टर्फेनाइडिन, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या एक्ट एज एंटी हिस्टामिन की तरह ये काम करते थे। दे आर इंटरफेयर विद द नॉर्मल नेचुरल एक्शंस। अब इनका इंटरफेयर किसके साथ में था, नेचुरल क्या था, नेचुरल एक्शन of histamine by comparing with the histamine for binding site of receptor while where histamine exerted with its effects। तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा है आपसे कि why do
above mentioned antihistamine not affect the secretion of acid in the stomach। अब देखो ये वाले जो एंटीहिस्टामिन है बेटा वो अलग हैं और जो एंट एसिड्स थे वो अलग थे, ठीक है। तो वहाँ पे अब सोचो कि आपके वहाँ पे भी तो हिस्टामिन थे, वहाँ पे भी तो एंटी हिस्टामिन का काम कर रहे थे वो, लेकिन वो फिर यहाँ पे ये वाले जो एंटी हिस्टामिन है वो वहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? वो इसलिए काम नहीं कर रहे बेटा कि हर जगह के लिए और हर जो सेल होती है उसके लिए अलग हिस्टामिन होती हैं, और ये एंटाहिस्टामिन जो ये वाली एंटी हिस्टामिन है, सॉरी जो ये वाली एंटाहिस्टामिन है वो अलग काम करेंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी दे रखा है आपका, ये क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे ये वाला, जस्ट अ मिनट, ये वाला, ठीक है, उसका जो रीज़न है वो क्या है? द रीज़न इज दैट एलर्जिक जो आपकी एंटी एलर्जिक जो रिएक्शंस होती हैं एंड हिस्टामिन ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स, मतलब वो डिफरेंट रिसेप्टर काम करते थे, इसलिए वहाँ पे भी ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं आपके आपके न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। अब ये न्यूरोलॉजिकल मतलब न्यूरॉन्स को ये एक्टिव करेंगे, तो ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं। आप देखो सबसे पहला है ट्रैंकुलाइजर्स और ट्रैंकुलाइजर्स एंड एलर्जेनिक आपके हैं, ट्रैंकुलाइजर्स एंड एलर्जेसिक्स आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग हैं, ये दोनों ही न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग हैं, मतलब न्यूरॉन्स को एक्टिव करते हैं। दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर द नर्व ऑफ टू रिसेप्टर। अब ये किसको अफेक्ट करते हैं? मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर को ये अफेक्ट करते हैं। जो ट्रैंकुलाइजर्स हैं आपके आर अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। अभी किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट देखो स्ट्रेस, माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज के लिए ये हमें ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं, ठीक है। दीज रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाई इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन करते जाना आप अपनी एनसीईआरटी में और दोबारा से रीड कर लेना है इसको, ठीक है। दे फॉर्म आ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। अब ये किसके एसेंशियल कंपोनेंट में जाते हैं? स्लीपिंग पिल्स में दिए जाती हैं। दे आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपका नोरा एड्रेनालिन देखो नोरा आ रहा है ना, नोरा मतलब आपको तो पता ही नोरा कौन है। तो नोरा इज़ वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स दैट प्ले अ रोल इन मूड चेंज। आप देखो आप जब नोरा का गाना सुनते हो, आप कितने भी गुस्से में हो तो आपका मूड चेंज हो जाता नहीं हो जाता? तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहला जो ट्रैंकुलाइजर्स है वो कौन सा है? नोरा एड्रेनालिन है, और जो मूड चेंज करता है। अगर आप क्या करोगे, इफ़ अ लेवल जो आप लो लोगे इसकी, अगर आप इसकी लेवल ऑफ नोरा एड्रेनालिन, ठीक है, नोर एड्रेनालिन बोलते हैं वैसे इसको, नोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नोरा है, नोरा फतेही, ठीक है, उसके एग्जाम्पल पे। तो नोर एड्रेनालिन इज लो फॉर सम रीजन्स। अगर हम इसको सम रीजन्स में लो लेते हैं तो क्या बोलते हैं? सिंगल सैडनिंग एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, बिकम लो हो जाती हैं, एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ऐसे लो लेते हैं तो अगर आप नहीं देखोगे इसे तो आपको डिप्रेशन भी हो जाएगा, ठीक है। इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आपको दिए जाते हैं। अगर आपको डिप्रेशन हो जाता है, सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन से आप सफ़र कर रहे होते हो, तो आपको इस सिचुएशन में आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, ओके। जो कौन से हैं? आर रिक्वायर्ड। दिस ड्रग्स इनिबिट द एंजाइम्स, ये किसका करते हैं? एंजाइम को इनिबिट करते हैं, विच कैटलिस्ट और डिग्रेडेशन ऑफ नोरा एड्रेनालिन, ठीक है। नोरा इसलिए कह रही हूँ तो आपको याद रहे। इफ द एंजाइम इज इनिबिटेड, दिस इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर इज स्लोली मेटाबोलाइज्ड एंड कैन एक्टिव इट्स रेस्पॉन्स ऑफ द लॉन्गर पीरियड टाइम। दस ये एक्टिव इफेक्ट डिप्रेशन, और इसके बाद में ये आपकी डिप्रेशन को कम करता है। और आपका ये दो और हैं आपकी, ये याद कर लेना, 2 सच ड्रग्स हैं जो डिप्रेशन को इफेक्ट डालते हैं और कम करते हैं उसे, ठीक है। सम आपके ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं जैसे आपका ये क्लोरोडाई जेपोडॉक्साइड, आई थिंक ऐसा सही प्रोनाउंस इसका, इफ आई राइट प्रोनाउंस। देखो फिर आपका मैप्रो, जो भी है आप पढ़ लो यार, क्या है? मैप्रोबैमेट, ठीक है। आर रिलेटेड माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स, ये आपका माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स हैं, सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशंस को रिलीव करने के लिए। और आपकी इक्विनिल यूज टू कंट्रोल डिप्रेशन बाई हाइपर डिप्रेशन, ठीक है। तो हाइपर डिप्रेशन में कोई है तो इसे कंट्रोल करता है वो। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स भी हैं जो आप देख सकते हो कि ये है आपका ये वाला इधर वाला, और ये आपका नाडिल भी बोलते हैं इसको, नाडिल, ठीक है, नादिल वाला। या फिर आपका ये भी है कि क्लोरडाइएज पॉक्साइड, ठीक है, और उसके बाद में इक्विनिल है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट क्या देखेंगे कि आपके डेरिवेटिव्स हैं कुछ। तो डेरिवेटिव्स कौन से डेरिवेटिव्स ऑफ
बारबीट्यूक्स, आप देखो बारबीट्यूक्स भी आप देखना चाहोगे, बारबीट्यूक एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं बैरोनल, एमाइटल और नेमब्यूटल और ल्यूमिनल। उसके बाद में जो सेकंड कंस्टिट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्राइंकुलाइजर्स होते हैं ये। दीज डेरिवेटिव किसके होते हैं, बारबीट्यूट्स के ये डेरिवेटिव होते हैं। बारबीट्यूट्स का आती हैं हाइप्नोटिक होते हैं ये, हाइप्नोटिक बारबीट्यूट्स होते हैं। स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ये, क्या करते हैं, स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। सम अदर सब्सटेंस जैसे काल आपके ट्राइंकुलाइजर्स, बेलियम एंड सेरोटोनिन, ये आपके क्या करते हैं बेटा, स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स ये हैं, आप देख सकते हो, बेरानोल और वेलियम और सेरोटोनिन के ये हैं। अब देखोगे आप एनाल्जेसिक्स, अब एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, तो ये भी आप अंडरलाइन कर लो, जल्दी जल्दी से मैं आपको पढ़ा दूँ, वरना फिर आप कहोगे मैम आपने वन शॉट बोला था, आप पढ़ा नहीं पाए। तो एनाल्जेसिक्स रिड्यूस without causing impairment of consciousness, mental confusion और इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस ऑफ सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ये इसमें एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं। दो टाइप के होते हैं आपके, नॉर नार्कोटिक और नार्कोटिक ड्रग्स। तो नॉन नार्कोटिक क्या होंगे, नॉन एडिक्टिव होंगे, जो एडिक्टिव नहीं होते हैं, जैसे आपको उनकी एडिक्शन नहीं होगी, तो उन्हें बोलते हैं नॉर नार्कोटिक, ठीक है। और नार्कोटिक वो होंगे जिन्हें एडिक्टिव होता है, जैसे हेरोइन होता है, मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, तो ये आपके एग्जाम्पल है नार्कोटिक के। और जो नॉन नार्कोटिक हैं वो क्या है आपके, पैरासीटामोल हो गई आपकी, ठीक है। तो ये आपकी एस्पिरिन हो गई, ये आपकी नॉन एडिक्टिव और नॉन नार्कोटिक है। अब देखो नॉन नार्कोटिक के एग्जाम्पल देख लो कौन से हैं आपके, तो एस्पिरिन, दूसरा पैरासीटामोल, ठीक है। ये दो आपके ऐसे टिक करना है आपको। फिर नॉन नार्कोटिक एनालिसिस, जैसे एस्पिरिन इज अ मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल है। एस्पिरिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स विद स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज, कॉजेज पेन, तो ये पेन को रिड्यूस करता है। दीज ड्रग आर इफेक्ट और रिलीजिंग ऑफ स्केल्पल पेन, ये किसको रिलीव में दिलाता है, स्केल्पल पेन को, सच एज ड्यू टू अर्थराइटिस में जिसमें होता है। दीज ड्रग्स हैव मेनी अदर इफेक्ट रिड्यूसिंग फीवर, जैसे एंटी पायरेटिक भी बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखना है। एंड प्रिवेंटिंग platelet coagulations because of its anti blood coagulating action. aspirin finds used to prevention of heart attack, से भी ये हमें क्या करता है, फाइंड करता है, ठीक है। अब देखो, अब आपके आ गए नॉर, जो आपके क्या थे, जो एडिक्टिव थे, एडिक्टिव को हम नार्कोटिक्स बोलते हैं। नार्कोटिक्स में मॉर्फिन आपका आ जाएगा, देखिए मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, कोडीन हो गया, ये आपके नार्कोटिक है, मतलब एडिक्टिव है, इनसे हमें लत लग जाती है। एंड मैनी ऑफ द होमोलोगस के हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेड एट मेडिकल डोजेज, जैसे रिलीफ पेन के लिए हम यूज़ करते हैं मॉर्फिन को, लेकिन ये एडिक्टिव होता है, मतलब जो मेल होगा या फीमेल होगा वो एडिक्टिव हो जाएगी, इससे एडिक्शन हो जाएगी उसे, ठीक है। प्रोड्यूस स्लीप्स को प्रोड्यूस करता है। इन पॉइजनस डोज अगर हम इन्हें लेते हैं तो प्रोड्यूस स्टार्टअप कोमा में भी चले जाते हो ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो जाती हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है आपकी, ठीक है, अगर ज़्यादा ले लोगे तो यही होगा ना। तो मॉर्फिन नार्कोटिक्स आर समटाइम रिफर्स टू द ऑप्टिमाइड, ठीक है, सिंस ये किससे ली जाती है आपको पता है, मॉर्फिन कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, ऑप्टिन की जाती है आपकी ओपियम सोमनीफेरस से, ठीक है, ओपियम पॉपी प्लांट से आप बोल सकते हो। तो पॉपी प्लांट तो आपको पता ही होगा। दीज एनालिसिस आर चीफली यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है, जैसे आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे यार, मैं समझ नहीं पा रही, याद नहीं आ रहा मुझे, कार्डियक पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड चाइल्ड बर्थ पे ये रिलैक्स देता है आपको, ठीक है। तो ये आपकी 3 क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स हैं, जो पहला है मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर देख लेना, और डिसिमिलर क्या है इनमें, देखिए सब कुछ सेम है, ऊपर तो सेम है, ठीक है, नीचे देखो, नीचे डिसिमिलरिटी है बस, ठीक है। तो नीचे से याद रखना है कि कौन सा है। अब एंटी माइक्रोबियल पढ़ेंगे हम, तो एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल ये होते हैं, देखिए सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर लूँ आपके लिए। तो एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं, देखो, डिजीज इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल मे बी कॉज बाई अ वेराइटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि डिजीज हो जाती है ह्यूमन बीइंग में एंड एनिमल में, किससे, मैनी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म से होती है, सच बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई से हो जाती है, आपको पता ही है, ठीक है। एंड दोज क्या कहलाते हैं आपके, अदर्स पैथोजन से हो जाती है। एंटी माइक्रोबियल टेंड टू डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ इनहिबिट एंड पैथोजेनिक एक्शन और माइक्रोवेव टू बैक्टीरिया सच एज, एंटीबैक्टीरियल ड्रग देते हैं, और फंगल एंटी फंगल एजेंट्स देते हैं, और वायरस एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अदर पैरासाइट्स होते हैं, एंटी पैरासाइट्स ड्रग्स दिए जाते हैं, सिलेक्टिवली दिए जाते हैं उन्हें। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आपके नीचे दे रखे हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक वो होते हैं, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग टू ट्रीटमेंट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी
फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए ये दी जाती है। इनिशियली क्या होता है, एंटीबायोटिक वर क्लासिफाइड एज केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड्स दैट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ इवन डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ये इनिबिट करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम को। द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मेथड has helped in synthesis some of the compound that were originally discovered as product of microorganisms. Some जो also some purely synthetic जो compound होते हैं have antibacterial activity होती है and therefore definition of antibiotics has been modified. An antibiotic now referred to a substance produced wholly or partly by chemical synthesis which in low concentration inhibit the growth of destroy mechanism by इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ये होता क्या है बेटा, यहाँ से इतना पढ़ लो, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। देखो ये क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को, ठीक है, डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इंटरवेनिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, इंटरवेनिंग मतलब इंटरफियर करते हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। तो ये हो गया आपका ये। बाकी आपके एनिमल्स वगैरह ये तो आप पढ़ लोगे, एंटीबायोटिक होता क्या एक्चुअल में, ये तो आप जानते ही हो। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखो सबसे पहले आपकी ये हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किसने किया था, पॉल इनरिच ने, आप याद रखना, ये जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। एवन कंसीव विद दिस इंडिया द इन्वेस्टिगेशन आर्सेनिक बेस्ड अंदर प्रोडक्शन ऑफ लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस के लिए भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट मेडिकल, फिर आपकी दो आपकी आई, एक सलवारसन आया और एक आया आर्सिफेनामाइन, ये दो आपके ड्रग दो और आए जो सिफिलिस के लिए जाने जाते थे। इनके लिए ये गॉट इन नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है, फॉर मेडिसिन इन द 1908 फॉर दिस डिस्कवरी के लिए। इट वाज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड फॉर सिफिलिस। अब ये किसके लिए हैं, दोनों इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिफिलिस के लिए। सिफिलिस क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है ना, जो किससे होती है, आई थिंक पैलिडम से होती है, मुझे आगे का पता नहीं, सोमनीफेरम नहीं पैलिडम कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है इसका साइंटिफिक नेम बैक्टीरिया का, ठीक है, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑल दो जो आपका सलवार सन है इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग, इट्स इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया, और ये इन पे ये काम करता है ग्रेटर देन द ह्यूमन बीइंग। सम फिर आगे कुछ नहीं है इसमें, कुछ मत पढ़ो। इनके स्ट्रक्चर हैं जो देख लो, सलवार सन का, फ्रॉन्टोसिल का और सल्फामाइड का, फिर सल्फोपिरामिड का, फिर एजोडाइट का, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स हैं, तो आप देख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं वो अंडरलाइन करनी है आपको, देखिए एंटीबैक्टीरियल होती हैं, ये अंडरलाइन करना है आपको। देन आप फर्स्ट इफेक्टिव यहाँ से अंडरलाइन करना है आपको, रिजेंबल इन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड सलवारसन, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है सल्फोन अमाइड से करना है कन्वर्टेड तो कंपाउंड सल्फोनामाइड, ठीक है, विच रियल सल्फा ड्रग वर डिस्कवर्ड अ लार्ज वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ से करना है इफेक्टिव इन द सल्फाप्रामिडीन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट क्या देखोगे, फ्लोरे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शेयर्ड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1945 फॉर देयर इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी अच्छा है, जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ देखिए ये चीज़ आप देख लें, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ओके। चलो कोने में आप देख लोगे। फिर देखो आपकी बैक्टीरियोसाइड क्या है और बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है। तो बैक्टीरियोसाइड क्या है, पेनिसिलिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड है, ऑफिनक्सिस है, फिर उसके बाद में एरिथ्रोमाइसिन है, फिर टेट्रासाइक्लिन है, फिर उसके बाद में आपकी है क्लोरोएम्फियोनिकोल। कितने अच्छे नाम हैं मेडिसिन के भी, ठीक है। तो ये आपकी सारी मेडिसिन हैं, आपको याद रखनी है। बाकी इसमें क्या क्या आपको अंडरलाइन करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं, और फिर आपकी नैरो स्पेक्ट्रम, उसके बाद में लिमिटेड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तीन आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, दोज इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये इसके लिए इफेक्टिव है, ठीक है। नैरो क्या होती हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज, देयर आर रेफर टू लिमिटेड। तो सॉरी देखो यहाँ पे देखो बेटा, वाइड रेंज यह करती हैं एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, शेड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नैरो, ठीक है। तो नैरो वाली भी याद करनी है आपको, लिमिटेड वाली भी याद करनी है, ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लेना। देन आपके इसके अंडरलाइन करोगे, इसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को करोगे रैपिडली ऑब्जर्व फॉर द
gastrointestinal tract, hence can be given orally in case of thyroid or typhoid or dysentery, acute fever, certain form of urinary infections, जो भी है ये निमोनिया वगैरह में इनमें ये ओरली हम इसे ले सकते हैं, इसे ठीक है इसे। फिर आपका आता है वेंकोमाइसिन और ऑफ्लोक्सिन is the other important broad spectrum antibiotic disseminated suppose toxic towards certain of cancer cells में भी ये हेल्प की जाती हैं। ओके, आप याद रखना, ये सारी चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी है और दोबारा से पढ़नी है, ये स्ट्रक्चर देख लेना। तो देखो एंटीसेप्टिक और फिर थोड़ा सा चैप्टर रह गया आपका, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा यार अभी नहीं यार, थोड़ा सा है और, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्शन क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक्स और ये आपके एंटीसेप्टिक्स हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नॉट इंजेक्टेड लाइक एंटीबायोटिक्स के लिए हम ये इसे नहीं ले सकते हैं, इंजेस्टेड, ठीक है। इंजेस्टेड का मतलब होता है लेना। कॉमनली एंटीसेप्टिक्स जो होती हैं डिटॉल मिक्सड होती हैं। डिटॉल किसका मिक्सड होता है? डिटॉल में क्लोरोजाइनोल और टर्पेनॉल का मिक्सचर होता है डिटॉल में। और वेंथिनॉल भी है एक कंपाउंड नॉन एज बेंथिनल भी बोलते हैं इसको। सोप्स इम्पार्ट एंटीसेप्टिक और प्रॉपर्टीज। आयोडीन, आयोडीन यहाँ से लाइए, आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक। इट 2 to 3% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल वाटर मिक्सचर नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, इसको टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। इट इज अप्लाई टू वाउंड, किस पे अप्लाई की जाती है? वाउंड पे, मतलब घाव पे। और आयोडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड के लिए। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस के लिए ये होता है, ठीक है। तो आप याद रखना है कि बोरिक जो आपका है एसिड डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, वो किसके लिए किया जाता है? एंटीसेप्टिक फॉर आइस के लिए। फिर देखेंगे आप डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। आर अप्लाइड टू inanimate objects such as floor, drains, stem, instruments. some आपके होते हैं substances can be act as a antiseptic as well as a, ठीक है, ये आपसे यहाँ से पढ़ेंगे आप, ये देख लेना ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद में 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज अ एंटीसेप्टिक वाइल 1% जो होता है सोल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल होता है, उसमें क्या होता है? 0.2% आपकी एंटीसेप्टिक होती है, वाइल जो 1% होता है वो सोल्यूशन क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट का होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर आता है क्लोरीन इन द कंसंट्रेशन ऑफ 2.2 और 4.2 ppb. ppm is aqueous solution and sulfur dioxide is a very low concentration are disinfectant, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ वेरी लो कंसंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। क्लोरीन और ये वाला भी याद रखना है कितना परसेंटेज है। फिर देखिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या है आपको बताएं? फैमिली प्लानिंग वगैरह शुरू हो चुकी है तो उसके लिए क्या क्या यूज़ किए जाते हैं? तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, देखिए बेटा यहाँ से देखेंगे आप देखिए बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स इसेंशियली सर्टेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स होते हैं इसमें। बोथ ऑफ दिस कंपाउंड और हार्मोन, आपको पता है हार्मोन ही दोनों, नोन एज प्रोजेस्टेरॉन सप्रेसेंट और ओव्यूलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव मोर पोटेंट टू प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, सिंथेटिक जो डेरिवेटिव होते हैं आर मोर पोटेंट होते हैं देन प्रोजेस्टेरॉन से। अब आपका जो है पहला सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन वो क्या है? नॉरेथ्रिडोन, आप याद रखना है, इज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, आपको याद रखना है। डेरिवेटिव मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फर्टिलिटी ड्रग्स। द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव इज वॉज कॉमन प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं हम एरिथ्रोनाइलेस्ट्रोडॉल, जिसको हम नोवेस्ट्रोल भी बोलते हैं, नोवेस्ट्रोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं एंटी फर्टिलिटी में, बस इतना ही एंटी फर्टिलिटी में। देन आप पढ़ोगे केमिकल इन फूड। अब सबसे आप पढ़ोगे आप केमिकल इन फूड में कि फूड में क्या क्या केमिकल मिक्स होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये टिक लगा लो, फूड कलर, फ्लेवर एंड स्वीटनर और फैट इमल्सिफिकेशन, इमल्सीफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट, फ्लोर इंप्रूवमेंट के लिए एंटी स्टेनिंग एजेंट्स एंड ब्लीचर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं और नेचुरल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स, विटामिन एंड अमाइनो एसिड्स ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट्स कौन से होते हैं ये देख लो आप पहले, ठीक है, यहाँ पे। अब नेचुरल स्वीटनर क्या है आपका? नेचुरल जो स्वीटनर है वो क्या? सुक्रोज है। एडिड टू क्लोरीन इनटेक देयर फॉर मैनी पीपल रिफर टू आ आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसको बना लेते हैं, इसमें एडिट क्या करते हैं? ऐड क्या करते हैं? क्लोरीन इनटेक। ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सचिन, सैकरिन, सैकरिन बोलते हैं वैसे, ठीक है, सैकरिन, मैं सचिन इसलिए बोल रही हूँ आपको याद रहे। सैकरिन इज द फर्स्ट पॉपुलर एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है ये, तो आपको याद रखना है फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट कौन सा था? वो था सैकरिन, ठीक है। इट हैज़ बीन यूज्ड स्वीटनर एजेंट इवन सिंस डिस्कवर्ड
50 अबाउट 500 टाइम्स ऑफ स्वीटनर कैन बी शुगर केन। अब ये 500 टाइम्स स्वीट है किससे? शुगर केन से। शुगर केन से हम क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन कर रहे हैं इसका। शुगर केन होता है गन्ना, गन्ना से हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि ये 550 टाइम्स स्वीट है किससे? शुगर केन से। इट एक्सरेट फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन, किस कहाँ से एग्जिट करते हैं? एक्सक्रीटेड बाई कहाँ से करते हैं? यूरिन अनचेंज थे, ठीक है। तो एंटायरली बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं है। कंट्रोल इनटेक कैलोरीज और स्वीटनर गिव टेबल में दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है आपके? आर्टिफिशियल, छोटा कर लूँ और बड़ाई कर लीजिए। चलो यहाँ पे इतना दिख जाएगा आपको। ये आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। सबसे पहले आपका एस्पार्टेम, एस्पार्टेम 100 टाइम्स स्वीट है किससे? शुगर केन से, यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर आपका सेकेरिन है वो 550, मैंने आपको बताई दिया आपको अभी। फिर सुक्रोलोज है आपका, सुक्रोलोज क्या है? 600 टाइम्स स्वीट है देन किससे? शुगर केन से। तो आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर भी देख लेना है आपको। और एक और बचा है आपका एलिटेव, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये 200 नहीं 2000 टाइम्स स्वीट है किससे? शुगर केन से। तो ये आपको याद रखनी है। अब देखो इनके जो क्या क्या हैं ये देख लो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे एस्पार्टेम इज द मोस्ट सक्सेसिव एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर, रफली 100 टाइम्स आपका स्वीट है शुगर केन से। इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम द एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानाइन। यूज टू एस्पार्टेम इज अ लिमिटेड कोल्ड फूड में, ये लिमिटेड होता है किसके लिए यूज करता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, बिकॉज अनस्टेबल कुकिंग टेम्परेचर होता है इसमें। अब ये किस में यूज़ किया जाता है बेटा? एक जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं आपकी, कोल्ड ड्रिंक होती हैं, उनमें यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके साथ में कूलिंग टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल रहता है इसलिए, ठीक है। अब देखो एलिटेम क्या है? हाईली पोटेंसी स्वीटनर है इसमें, ऑल दो इट मोर स्टेबल देन द एस्पार्टेम से, ये मोर स्टेबल है। कंट्रोल स्वीटनर होता है फूड डिफिकल्टी वाइल यूजिंग इट, ऐसे हम जब हम यूज़ करते हैं तो ये फूड इज़ डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। सुक्रोज क्या होता है? ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव सुक्रोज का है। इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, ये किसका? अपीयरेंस देखने में भी और टेस्ट करने में इसका क्या होता है? ये शुगर जैसा होता है। इट स्टेबल होता है एट कुकिंग टेम्परेचर, ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, और ये क्या कहता है? कैलोरी को प्रोवाइड नहीं करता। तो ये सारे याद रखना है, कैलोरी को कौन प्रोवाइड नहीं कर पाता है और स्टेबल किसका टेम्परेचर कौन सा है, तो ये आप सबको याद रखना है। फिर देखो प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव क्या क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव देखेंगे आप, देखिए अब फूड को प्रिजर्व कैसे करना है आपको? जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, उसे प्रिजर्व करना है। मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग टेबल सॉल्ट आपका होता है, शुगर होता है, शुगर टेबल ऑयल और सोडियम बेंजोएट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट इज आ यूज लिमिटेड क्वांटिटीज मेटाबोलाइज इन द बॉडी। सॉल्ट, सोर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड इज यूज द प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट क्या है आपको? ये तो हो गया आपका फूड प्रिजर्वेशन। अब देखो एंटीऑक्सीडेंट इन फूड क्या होता है? यहाँ पे देखिए एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी प्रिजर्वेशन के बाद में डायरेक्ट क्लींजिंग एजेंट्स आ गए, एंटीऑक्सीडेंट कहाँ चला गया इसमें से? एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं, चलो कोई ना, एंटीऑक्सीडेंट इसमें है नहीं बेटा, मेरी बुक में तो है इसमें। तो देखिए सोप्स आ गए, क्लींजिंग एजेंट्स आ गए आपके। सोप्स मतलब डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है। वी लर्न अबाउट डिटर्जेंट के बारे में। 2 टाइप ऑफ डिटर्जेंट होते हैं आपके, क्या बोलती हूँ मैं, मेरी जीभ ना, डिटर्जेंट होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट होते हैं। पहला क्लींजिंग एजेंट होते हैं, यूज एज क्लींजिंग एजेंट। सोप्स सिंथेटिक डिटर्जेंट्स improve cleansing properties of water, help in the removal of fat that bind other materials and other fabric और स्किन। सोप्स आर द डिटर्जेंट्स यूज सिंस लॉन्ग टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं। सोप्स यूज टू क्लिनजिंग पर्पस आर सोडियम पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग फैटी चेन एसिड, ठीक है। क्या होते हैं ये? पोटेशियम, ये आपके ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप याद रखना, ऑप्शंस में रख देते हैं इसको। एग्जाम्पल स्टेरिक, ऑयलिक, पालमेटिक एसिड, ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स को कंटेन करते हैं। आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट को, ये जिस हीटिंग फैट कौन सा है? ग्लिसरिक फैटी एसिड, ठीक है। फिर है विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सल्फोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या देखोगे आप? नेक्स्ट देखोगे ये इन दिस, यहाँ से देखोगे ओनली सोडियम, ओनली सोडियम, रुक जाओ, ये वाला पैरा देखिए, इसमें पैरा में क्या दे रखा है? दे रखा है कि सोप्स जो होते हैं आपके यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ से देखिए ऑयली सोडियम और पोटेशियम
सॉल्युबल इन वाटर, यूज क्लींजिंग पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑयली सोडियम पोटेशियम सोप्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर यूज्ड फॉर क्लींजिंग पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक पैरा और रह गया बेटा आपका, जो मैंने ध्यान से नहीं देख पाया इसको। नहीं, ये हो गया ये पैरा आपका हो गया, ठीक है। अब तो टाइप्स ऑफ सोप्स आपको देखने हैं, तो टाइप्स ऑफ सोप्स क्या होते हैं देखिए। सो अब टाइप्स ऑफ सोप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ सोप्स अपने कितने होते हैं देखो। फर्स्ट नंबर है आपका टॉयलेट सोप, सोप दैट फ्लोट, जो पानी में फ्लोट करता है। इन मेडिसिनल सोप, देन ट्रांसपेरेंट सोप, देखते जाना 4 हो गए हैं, ठीक है। फिर आपका शेविंग सोप्स कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखो 5 हो गए, उसके बाद में आपके देखो और भी हैं सोप। सोप चिप्स होती हैं, देखा होगा आपने, वो होती हैं। और ये इधर भी है एक सोप, ठीक है। ये मतलब 7-8 ऐसे आपके शोप हैं, 7 हैं आपके शोप, ठीक है। तो ये शोप आप पढ़ लेना। आपको बताइए ये सारी चीज़ तो आप पढ़ सकते हो इजीली, तो आप इनको देख लेना, ठीक है। बाई शोप डू नॉट वर्क ऑन हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर पे क्यों नहीं काम करते हैं शोप, क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे क्या करता है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ ये शोप है, ये कैल्शियम जब हार्ड वाटर से मतलब कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो NaCl, और ये इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आपको दे देता है। इंसॉल्युबल कैल्शियम स्टेटेट मतलब शोप दे देता है, ये प्रेसिपिटेट देता है आपको PPT, ठीक है, दे देता है। फिर देखिए इंसॉल्युबल जो होते हैं सोप्स होते हैं, सेपरेट होते हैं स्कम से वाटर से, एंड अनलेस क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं उनके पास में। इनफैक्ट द हिंडेशन ऑफ गुड वॉशिंग बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेट अहेड नॉट होना, ये आप पढ़ सकते हो इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं पढ़ने में। फिर देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट, अब देख लो आप सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसमें पॉइंट कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे। आयोनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, तो ये आपको पढ़नी है। फिर सबसे पहले ये पढ़ना है ना, इसमें होता क्या है, डिटर्जेंट होते हैं जो आयंस देते हैं। देखो यहाँ पे देखो आयंस देती है इन्होंने, सोडियम आयंस आपको मिल गई है, देखिए यहाँ पे। अब जब हमने रिएक्ट कराया है OH है यहाँ पे, ल्यूनार एल्कोहल लिया है हमने, और यहाँ पे OSO3H, जिसे लॉर्लन हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, और यहाँ पे आपको सोडियम आयन मिल गया है, ठीक है। तो ये आयंस देते हैं आपको, देखो यहाँ पे भी सोडियम आयन मिल गया है। तो ये सारी आपकी रिएक्शंस हैं, कुछ देख लेना रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं तो आप देख लेंगे। फिर कैटायनिक डिटर्जेंट हैं, तो यहाँ पे भी कैटाइंस मिल जाती हैं आपको, कैटाइंस प्लस में ये, तो प्लस वाला कैटाइन है और एनाइन होता है माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पे नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है, मतलब यहाँ पे कोई भी आयन आपको नहीं मिलेगी। तो स्टेरिक एसिड हो गया, पॉलीथाइन ग्लिसरॉल हो गया, और आपके कोई भी आयन अभी नहीं मिली है, ठीक है। मतलब पूरा चेन बन जाता है, ये आपके बन गए, ठीक है। उसके बाद में आपके होते हैं, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, देखिए ख़त्म हो गया, ठीक है। समरी वगैरह है, समरी नीचे है, बाकी आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है, आप पढ़ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। स्लो डिटर्जेंट क्या होता है, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ डिटर्जेंट लीडिंग टू देयर एक्यूमुलेशन इफ्लुएंट कंटेनिंग सच डिटर्जेंट ईच ऑफ रिवर पॉन्ड ETC, दीज जो परसिस्ट होता है इन वाटर इवन आफ्टर स्वेज ट्रीटमेंट या फिर सीवेज ट्रीटमेंट, एंड कॉज फॉर्मिंग इन रिवर्स पॉन्ड एंड स्ट्रीम देयर वाटर गेट पोल्यूटेड। दीज डेज द आपकी ब्रांचिंग है ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज कंट्रोल्ड एंड केप्ट टू द मिनिमम, और अनब्रांच्ड चेन्स होती हैं कैन बी डिग्रेडेड बायोडिग्रेडेड मोर इजीली, हैंस जो पॉल्यूशन होता है प्रिवेंट हो जाता है इससे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। 1 घंटे के अंदर ही हमने ये कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। आप दोबारा से रिवाइज कर लेना इसको, और रिवाइज करने के बाद में आप क्या करोगे कि रिवाइज जैसे ही आप रीडिंग लगाओगे उसके बाद में आपको पूरा चैप्टर समझ में आया क्या क्या है, और जल्दी से मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको ले आऊँगी कल या परसों, या फिर आज ही शाम को मैं आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूँगी। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।